हेलो दोस्तों। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। तो जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, जो कि आर्टिकल 214 में है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 231 कहता है कि संसद कानून बनाकर एक से अधिक राज्य या एक से अधिक यूटी के लिए, मतलब यूनियन टेरिटरी के लिए, एक हाई कोर्ट बना सकता है। आर्टिकल 231 कहता है कि संसद किसी यूटी के लिए एक अलग हाई कोर्ट बना सकता है। मतलब कि जो 231 है वो कहता है एक या एक से अधिक राज्यों के लिए, मतलब एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। और 241 कहता है एक यूटी के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। गठन है 216 के अनुसार इसका गठन किया जाता है। इसमें कौन कौन होते हैं? एक मुख्य न्यायमूर्ति होता है। एक मिनट, इसका थोड़ा ब्राइटनेस स्लो कर लेते हैं। दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा ही लेते हैं। तो एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा। इसमें जो गठन है आर्टिकल 216 में गठन दिया गया है। इसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, सीजे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति होगा, और अन्य न्यायाधीश होंगे। और इन अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो होगी वो इसकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होगा। फिर आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 संविधान में लिखा है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो होगी राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें सीजेआई और राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का मेन न्यायाधीश है वो, और राज्य के राज्यपाल, इन दोनों के परामर्श से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किया जाता था पहले। मतलब संविधान में लिखा है कैसे किया जाएगा, बट व्यवहार में तो कॉलेजियम है, तो उसको कॉलेजियम को भी पढ़ेंगे। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता था। देखो, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति जब चुनाव करता था तो ऊपर कौन है हाई कोर्ट के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई का लेगा परामर्श, और हाई कोर्ट में कर रहा है तो हाई कोर्ट के उस राज्य के राज्यपाल का लेगा। तो राज्यपाल और सीजीआई के अनुसार एससी के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर देगा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेगा। तो इस तरह से हो गया नियुक्ति। कौन? ये संविधान में लिखा है। बट व्यवहार में क्या है? तो व्यवहार में तो आपको पता है कॉलेजियम प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार सीजीआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश पर सीजे मतलब चीफ जस्टिस, राज्य का मुख्य न्यायमूर्ति, नियुक्त होता है, और अदर जज का भी नियुक्ति होता है। कार्यकाल क्या होता है? तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है, और शपथ राज्यपाल के द्वारा तीसरी अनुसूची में के अनुसार योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, और किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। या तो उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, और या किसी भी न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। तो इसके लिए दो प्रावधान। कैसे हटाया जाता है? तो सेम हटाए जाने का प्रोसेसर उच्चतम न्यायालय का कर की तरह ही है, मतलब कदाचार एवं असमर्थता की भांति, और संसद कानून बनाकर विशेष बहुमत के द्वारा पारित कर देगी। तो क्या हो जाएगा? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है हट जाएगा। फिर है आर्टिकल 223। तो आर्टिकल 223 पढ़ते हैं। आर्टिकल 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति आर्टिकल 223 में है। जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 126 में था, उसी तरह से यहाँ आर्टिकल 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति क्या काम करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति जब सीजे उपलब्ध ना हो, जो मेन मुख्य न्यायमूर्ति हैं राज्य उच्च न्यायालय का, वो अनुपस्थित हो, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के किसी जज को सीजे बनाया सकता है। हाई कोर्ट के राष्ट्रपति द्वारा ही हाई कोर्ट के किसी जज को सीजे मतलब चीफ जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जा सकता है। आर्टिकल 224 में सेम प्रावधान जैसे 127 में है तदर्थ न्यायाधीश, उसी तरह से इसमें अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायमूर्ति शामिल होंगे। तो अपर न्यायाधीश या एडिशनल जज किसे कहते हैं? ये क्या होता है? तो संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अपर न्यायाधीश अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्त कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अपर न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों, उनको किसी व्यक्ति को अपर न्यायाधीश नियुक्त करेगा।
अधिकतम 2 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति कर सकता है। और यदि कोई न्यायमूर्ति कार्य करने के लिए, और जो कार्यकारी, देखो एक कार्यकारी न्यायमूर्ति है और एक अपर न्यायाधीश। अपर न्यायाधीश कब नियुक्त करेगा? जब हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो व्यक्ति और अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। और कार्यकारी नियुक्ति कब करेगा? यदि कोई न्यायमूर्ति कार्य करने के लिए उपलब्ध ना हो, कोई भी न्यायमूर्ति हो जो कार्य करने के लिए उपलब्ध ना हो। और अपर न्यायाधीश कब नियुक्त करेगा? जब अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश दोनों उसी के लिए नियुक्त करते हैं, हाई जो सीजे है उसके लिए। और कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसके लिए नियुक्त करते हैं? जब सीजे उपलब्ध ना हो तब। और सीजे के नीचे अंडर में जो आते हैं न्यायाधीश, उनमें एक अपर न्यायाधीश नियुक्त होता है, एक कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त होता है। तो अपर न्यायाधीश कब नियुक्त करते हैं? ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है अपर न्यायाधीशों की 2 वर्ष के लिए। और कार्यकारी न्यायमूर्ति, यदि कोई न्यायमूर्ति कार्य करने के लिए उपलब्ध ना हो तो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा। मतलब हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो तो उसे जो है कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा। यही लिखा है, एक बार पढ़ देता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन हो तो पढ़ देता हूँ। यदि कोई न्यायमूर्ति कार्य करने के लिए उपलब्ध ना हो तो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा। उसके बाद है फिर 224 ए में है, आर्टिकल 224 ए में है कि हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति जो न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति। तो आर्टिकल 224 ए कहता है, 224 में अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायमूर्ति हैं और 224 ए में हाई कोर्ट के में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति है। तो हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति कैसे होती है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, एक बार इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से करेगा। मतलब जो भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहेगा सीजे, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेगा और हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उसकी सहमति से हाई कोर्ट में बैठने एवं कार्य करने का अनुरोध करेगा। अब देखो, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार आ गए। तो जिस तरह से उसका था उच्चतम न्यायालय का, उसी तरह से इसका भी है, लेकिन कुछ परिवर्तन है। जैसे आर्टिकल 215 में अभिलेख न्यायालय के रूप में, तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है हमने उच्चतम न्यायालय में पढ़ लिया है, जो कि आर्टिकल 129 में था। उसी तरह से इसका भी उच्च न्यायालय का भी अभिलेख न्यायालय है। और आर्टिकल 226 में रिट जारी करने की शक्ति है उच्च न्यायालय की। जब एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तब रिट जारी होती है, या जब कोई अन्य उद्देश्य हो तब रिट जारी होती है। और सुप्रीम कोर्ट में 32 के द्वारा रिट जारी होता है। फिर है आर्टिकल 227 है। आर्टिकल 227 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना होता है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना होता है। और यहाँ नोट जो कि प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 220 और आर्टिकल 222। आर्टिकल 220 कहता है, ये आर्टिकल 220 है जो कहता है जो व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो वह उस हाई कोर्ट के अतिरिक्त किसी अन्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। मतलब 220 कह रहा है, आर्टिकल 220 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो तो वह उस हाई कोर्ट के अतिरिक्त किसी अन्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में विधि व्यवसाय कर सकता है। फिर है आर्टिकल 222 भी इंपॉर्टेंट है। देखो 220 और 222 दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 220 में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट का यदि कोई व्यक्ति जज रहा हो तो उस हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में विधि व्यवसाय कर सकता है। और बाकी आर्टिकल 222 कहता है किसी हाई कोर्ट के जज का अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट द्वारा होता है और इसमें कोलेजियम प्रणाली अपनाई जाती है। ये तो आपने पहले ही पढ़ा है कोलेजियम व्यवस्था में कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सुप्रीम जज रहेंगे, वरिष्ठतम सदस्य रहेंगे जज, और सीजीआई जो रहेगा, और दोनों हाई कोर्ट तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आर्टिकल 220 और 222 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जिला न्यायाधीश आ गया। अब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? तो आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश है। देखो 124 में उच्च न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय, 124 में एससी है, 214 में एचसी है, और आपका 233 में जिला का है, डिस्ट्रिक्ट का है। तो डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और उच्च न्यायालय के परामर्श पर होती है। उच्च न्यायालय के परामर्श पर और राज्यपाल द्वारा होती है। देखो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है,
लेकिन जो ए वाला जिला वाला होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है उच्च न्यायालय के परामर्श पर। तो आप देखो कैसे होती है, इसकी योग्यता क्या है जिला न्यायाधीश की। तो जिला न्यायाधीश की ये जो योग्यता है इसमें देखेंगे हम जिला न्यायाधीश की योग्यता क्या है। तो ये भी लिखा गया है संविधान में। तो पहला है वह पहले से न्यायिक सेवा में रहा हो, मतलब जिला न्यायाधीश वही बन सकता है जो पहले से न्यायिक सेवा में रहा हो, अर्थात जिले में जो लोग पहले से न्यायाधीश हों तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। फिर है यदि वह 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और हाई कोर्ट ने नियुक्ति की सिफारिश की हो। यदि वह 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और हाई कोर्ट ने नियुक्ति की सिफारिश की हो। लेकिन व्यवहार में क्या है, व्यवहार में एनजेएस का एग्ज़ाम होता है और इस योग्यता के बाद तब जिला न्यायाधीश बनता है। जब एनजेएस का एग्ज़ाम पास कर लेगा तब न्यायाधीश बनेगा। अब देखिए जिले में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, 234 में है। जिले में तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो हो गई 233 में है, लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो 234 में होती है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा होती है और ये भी लिखा गया है। राज्यपाल क्या करता है, हाई कोर्ट का परामर्श लेता है प्लस राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श पर जो है इनका अन्य न्यायाधीशों का नियुक्ति करता है। बट व्यवहार में पीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसे पीसीएसजे एग्ज़ाम कहते हैं। यह हाई कोर्ट की निगरानी में कराया जाता है और जो पास करता है उसे जो है न्यायाधीश बना दिया जाता है। लेकिन लिखा क्या गया है कि राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट और राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श पर, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहार में पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है। आर्टिकल 235 कहता है कि जिला न्यायालय पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होगा। 235 और 227 लगभग सेम है, क्योंकि 227 इधर देखिए 227 भी कहता है, यहाँ हमने पढ़ा था 227 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, मतलब कि उच्च न्यायालय नीचे वाले न्यायालय पर नियंत्रण करेगा। और इधर 225 में साफ साफ लिखा है कि जिला न्यायालय पर हाई कोर्ट का नियंत्रण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जनहित याचिका के बारे में। क्या होती है जनहित याचिका? इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। तो PIL के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको एक बार पढ़ूंगा फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मन करेगा तो समझा देंगे, वैसे पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। तो जो जनहित याचिका, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पब्लिक, जनहित मतलब लोगों के हित के लिए जो याचिका दायर की जाती है उसे जनहित याचिका कहते हैं। तो इस संकल्पना को, अब मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, ये ध्यान देना इधर से, यहाँ से, इस संकल्पना को यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया है। मतलब जो जनहित याचिका की संकल्पना है वो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडी नियम की उदार व्याख्या करते हुए यह संकल्पना प्रस्तुत की कि लोकस स्टैंडी का अर्थ है कि पीड़ित ही मुकदमा दायर कर सकता है। मतलब जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने लोकस स्टैंडी नियम की उदार व्याख्या करते हुए संकल्पना की कि लोकस स्टैंडी का अर्थ है कि पीड़ित ही मुकदमा दायर कर सकता है। किंतु अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के अलावा कोई और भी व्यक्ति मुकदमा दायर कर सकता है यदि उसमें खुद के हित के लिए ना हो, अर्थात PIL दूसरों के हित के लिए है। तो भारत में PIL संकल्पना की शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती एवं कृष्णा अय्यर के द्वारा की गई और सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में ही दायर होगी PIL, जो PIL याचिका है। तो मोटा मोटी बात है कि देखो सुप्रीम कोर्ट में 32 और हाई कोर्ट में 226 जो जनहित याचिका होती है वो क्या होता है कि अमेरिका से अपनाया गया है। अमेरिका में एक लोकस स्टैंडी मॉडल था। लोकस स्टैंडी मॉडल नियम, उसका मतलब हो गया कि लोकस स्टैंडी मतलब होगा कि जो पीड़ित है बस वही मुकदमा कर सकता है। लेकिन फिर बाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह चेंज कर दिया क्योंकि उसे पता चला कि कैसे कोई मतलब पीड़ित व्यक्ति मुकदमा कर सकता है ना, उसके पास पैसे की कमी होगी या तो वो किसी से डर जाए अगर जो, तो मुकदमा करे अपील करेगा ही नहीं, जनहित याचिका लगाएगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी संस्था या कोई भी बलवान व्यक्ति जो उसका मतलब हितैषी हो, जो चाहे कि हाँ पीड़ित को जो है न्याय मिले, तो वो पीड़ित की तरफ से अपना पक्ष मतलब जनहित याचिका मतलब अपने हित को ध्यान में रखते हुए उस पीड़ित के हित को ध्यान में रखते हुए जब याचिका दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी को जनहित याचिका कहते हैं। और भारत में
जो PIL संकल्पना है, जनहित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो संकल्पना है वो न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्णा अय्यर के द्वारा की गई। तो अब देखो भारत में जो लोकहितवाद का अर्थ है, देखो लोकहितवाद या यही लोकहितवाद भी बोलते हैं, जनहित याचिका भी बोलते हैं। भारत में लोकहितवाद का अर्थ है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली ऐसी याचिका जो दूसरों के हित के लिए दायर की जाती है। भारत में लोकहितवाद का अर्थ है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली ऐसी याचिका जो दूसरों के हित के लिए दायर की जाती है। तो मतलब लोकहितवाद का अर्थ है कि हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की जाती है दूसरों के हित के लिए उसे जनहित याचिका कहते हैं या लोकहितवाद कहते हैं। व्हाट इज द मेजर फैक्टर, मतलब PIL का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ PIL, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ PIL, जो लोकहितवाद या जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन, इसका महत्व क्या है। तो गरीबों और वंचितों को न्याय उपलब्ध कराया जाता है, इससे गरीबों और वंचितों को न्याय उपलब्ध कराया जाता है। सेकंड है यह न्याय का एक सरल एवं शीघ्र साधन बनकर प्रकट हुआ है, यह न्याय का सरल एवं शीघ्र साधन बनकर प्रकट हुआ है। तीसरा है इसने नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान दिया है, जो PIL है इसने नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान दिया है। चौथा है इसने फंडामेंटल राइट को उदार व्याख्या करने का अवसर प्रदान किया है और अनेक अधिकारों को फंडामेंटल राइट में शामिल किया है, जैसे कि गोपनीयता का अधिकार आर्टिकल 21 जनहित याचिका के माध्यम से फंडामेंटल राइट घोषित किया है। इसने सरकार एवं प्रशासन के भ्रष्टाचार एवं उदासीनता पर नियंत्रण रखा है। ये तो हो गया PIL का महत्व, मतलब क्या क्या महत्व है, गरीबों वंचितों का न्याय उपलब्ध कराना, एक सरल एवं शीघ्र साधन, नागरिक अधिकारों की रक्षा, फंडामेंटल राइट से अनेक फंडामेंटल राइट को अंदर करना जैसे गोपनीयता का अधिकार, और जनहित याचिका के माध्यम से ही फंडामेंटल राइट घोषित किया गया, सरकार के भ्रष्टाचार नियंत्रण। PIL के दोष भी हैं, तो PIL के दोष है कि न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि हो जाती है, कि कोई भी बहुत सारे वादे, देखो न्यायालय में पहले से ही लंबित वादों की संख्या अधिक है, जनहित याचिकाओं के कारण न्यायालयों में पहले की तुलना में केस संख्या में वृद्धि हो गई है, जिससे न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि हुई है। दूसरा है इसने न्यायालय को सरकार एवं विधायिका क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया है, इसने न्यायालय को जो है सरकार, इसमें न्यायिक सक्रियता हो गई है, जैसे बुराई जन्म लिया है। इसने जो न्यायालय है, देखो न्यायालय तो फिर न्यायालय क्या करेगा, सरकार और विधायिका क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करेगा, मतलब न्याय अंदर अंदर घुस कर देगा, जहाँ पर कानून बनाने की शक्ति विधायिका को है वहाँ भी घुसकर न्याय दे देता है न्यायालय इस समय जनहित याचिका में। तो इस तरह से न्यायिक सक्रियता की बुराई जन्म लेगी। अभी न्यायिक सक्रियता क्या है उसको हम पढ़ेंगे आगे, बट न्यायिक सक्रियता की बुराई यही जन्म ले ली। फिर है कभी कभी क्या होता है PIL का दुरुपयोग होता है राजनीतिक स्वार्थ के कारण, और ऐसी याचिकाएं भी दायर की जाती हैं। फिर है निष्कर्ष, लोकहितवाद ने न्याय के क्षेत्र में नए परिवर्तनों को जन्म दिया है एवं गरीबों के लिए न्याय उपलब्ध कराया है, किंतु इनकी दुरुपयोग की संभावना से न्यायालय भी परिचित था। इसलिए न्यायमूर्ति PS भगवती एंड SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में कहा कि न्यायाधीशों को सचेत होकर देखना होगा कि कोई PIL का दुरुपयोग ना करे, यदि कोई इनका दुरुपयोग करता है तो न्यायालय उसे दंड कर सकता है। 3 केस हैं ये देखो, पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ, इसमें गोपनीयता के अधिकार को मूल अधिकार दिया गया। MC मेहता बनाम भारत संघ, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है। और PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, एक NGO है, गरीबों को भोजन का अधिकार। तो ये 3 तरह के अधिकार हैं, पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ जिसमें गोपनीयता का अधिकार, MC मेहता पर्यावरण संरक्षण, और PUCL बनाम भारत संघ गरीबों का भोजन अधिकार। ये सब क्या है, लोकहितवाद के अधिकार। तो ये पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ है, उसमें गोपनीयता का अधिकार जो है मूल अधिकार घोषित किया गया। और रात हो गई, 2:10 हो गया यार रात की। पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ जो है गोपनीयता का अधिकार मूल अधिकार हो गया, और MC मेहता बनाम भारत संघ पर्यावरण संरक्षण का अधिकार हो गया। और PUCL बनाम भारत संघ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, एक NGO है, ये जो है गरीबों को भोजन का अधिकार दिया। फिर है न्यायिक सक्रियता क्या होती है, अभी हमने बताया था ना कि न्यायिक सक्रियता PIL से न्यायिक सक्रियता जन्म लेती है, कि मतलब न्यायालय जो है सरकार के क्षेत्र में, विधायिका के क्षेत्र में हर जगह हस्तक्षेप करके न्याय देने लगता है।
तो यही है न्यायिक सक्रियता का जन्म हो जाता है। अब न्यायिक सक्रियता क्या है, तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ देखिए, तो जब न्यायालय द्वारा अपने परंपरागत क्षेत्र से, मतलब जो उसका परंपरागत क्षेत्र है जहाँ पे वो न्याय करता है, वहाँ से बाहर जाकर कार्यपालिका एवं विधायिका के क्षेत्र में भूमिका निभाने लगती है या हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं? न्यायालय द्वारा अपने परंपरागत क्षेत्र, न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका एवं विधायिका के क्षेत्र में भूमिका निभाने लगती है या हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और ये न्यायिक सक्रियता का जन्म कैसे हुआ? लोकहितवाद की अवधारणा ने ही न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया। न्यायिक सक्रियता के महत्व देखते हैं, क्या क्या महत्व हैं। तो इसमें मैंने देखो कुछ ट्रिक लगा दिया है, बट इसको आप लोग पूरा पढ़ना। शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है, न्यायिक सक्रियता से शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है। और सरकार की उदासीनता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जो है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग सका है न्यायिक सक्रियता से। और इससे सरकार के द्वारा अधिकार के मनमाने प्रयोग पर नियंत्रण लगा है। जो सरकार है उस सरकार के द्वारा जो अधिकार है उसके मनमाने प्रयोग पर नियंत्रण लगा है। नागरिक अधिकारों की रक्षा संभव हुई है, जो नागरिक अधिकार है उनकी रक्षा संभव हुई है। और न्यायिक समीक्षा, मतलब संविधान के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया है। इससे उन शक्तियों पर नियंत्रण लगा है जो दुरुपयोग जो भी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं उन पर नियंत्रण लगा है। जैसे आर्टिकल 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन की न्यायिक जांच, जैसे कि अब फालतू का थोड़ी लगा सकेगा, राष्ट्रपति की लगा दे राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत, तो उसके लिए क्या करेगा? न्यायिक समीक्षा होगी ना, न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में न्यायिक समीक्षा होगी। तो इससे क्या होगा कि राष्ट्रपति कभी भी जो है तुरंत नहीं लगा सकेगा राष्ट्रपति शासन। इसकी कमियां भी कुछ हैं। तो न्यायिक सक्रियता की कमियां ये हैं कि शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण में कहा गया कि विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है, कार्यपालिका को कानून चलाने की शक्ति है, और जो न्यायपालिका है वो सुनवाई करती, वो मतलब वो न्याय देने की संस्था है। लेकिन ये तो क्या करती है, विधायिका के क्षेत्र में कानून को ही बदल देती है, सुप्रीम कोर्ट या अपने न्यायालय। तो ये न्यायिक सक्रियता तो ये हो गया कि शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करती है, पहला। फिर दूसरा है कि इसे एक बुराई समझा जाता है, क्योंकि न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने का अवसर मिलता है। जो न्यायपालिका है वो न्याय के क्षेत्र से भी बाहर चली जाती है। तो इसमें क्या होता है, उसको बाहर जाकर कार्य करने का अवसर मिलता है, तो इसलिए बुराई कही जाती है। तीसरा है न्यायिक अति सक्रियता को जन्म देना। अब अति सक्रियता क्या है, तो इसमें न्यायपालिका को बिना किसी उद्देश्य के विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप किया हो। न्यायिक अति सक्रियता, अति माने बहुत ज़्यादा है, सक्रिय हो गया है, जिसमें न्यायपालिका बिना कोई उद्देश्य नहीं है, बस घुस गया तुरंत विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में और हस्तक्षेप कर दिया, तो इसमें बिना उद्देश्य के ही चला जाता है, ये न्यायिक अति सक्रियता होती है। तो अब देखो इसका निष्कर्ष क्या है। तो राइटिंग थोड़ी बहुत ख़राब लिखी है, क्योंकि इंटू 2 की स्पीड में देखा तो लेक्चर तो बहुत तेज लिख रहा था, तो एक बार पढ़ लेना। न्यायिक सक्रियता की संकल्पना न्यायालय की पहल पर आधारित है। जो न्यायिक सक्रियता की संकल्पना है वो न्यायालय की पहल पर आधारित है और अब एक बुराई बन चुकी है, क्योंकि न्यायपालिका को सरकार के दूसरे अंगों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। मतलब जो न्यायिक सक्रियता है वो अब जो है एक बुराई बन चुकी है, क्योंकि सरकार को, मतलब क्योंकि न्यायपालिका को सरकार के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सब क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। किंतु यह अनिवार्य भी है, क्योंकि अगर कार्यपालिका एवं विधायिका की गुणवत्ता में गिरावट उत्पन्न हुई तो क्या करेगा, न्यायपालिका संभाल लेगा। और अभी हाल में कार्यपालिका और विधायिका की गुणवत्ता में गिरावट उत्पन्न भी हुई है। तो अतः इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय को भी पहल करनी होगी। जो ये न्यायिक सक्रियता है इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय को पहल करनी होगी कि यह जुडिशियल रिटरेंट, मतलब न्यायिक निर्बंधन के माध्यम से जो है न्यायिक सक्रियता के दुरुपयोग रोक सकती है। तो एक न्यायालय ने खुद ही अपने लिए एक निर्बंधन तैयार किया है। निर्बंधन माने कि अपने ऊपर ही कुछ नियंत्रण करना, न्यायालय द्वारा स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करना, ये लिखा है, स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करना। तो उसके लिए एक निर्बंधन तैयार किया है जिससे कि न्यायिक सक्रियता को दूर किया जा सके। तो कुछ उदाहरण हैं जिसमें न्यायिक सक्रियता है, जैसे कि प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ। तो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस सुधार के लिए 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। पहला है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में पुलिस सुधार के लिए 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया।
और लिंगदोह की सिफारिशों को स्वीकार करना। लिंगदोह की सिफारिशों को स्वीकार करने का मतलब छात्र संघ में सुधार के लिए, छात्र चुनाव संघ में सुधार के लिए ये आया था। न्यायिक सक्रियता इसमें भी जो है वर्णन हुआ है। फिर न्यायिक गतिशीलता के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? तो न्यायिक गतिशीलता के लिए कुछ कदम हैं, जिसमें अधिकरण है, एक ट्राइब्यूनल्स, और अधिकरण जो होते हैं एक अर्ध न्यायिक संस्थाएं होते हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होते हैं। अधिकरण अनुच्छेद 14A, 323A और 323B में आते हैं। अधिकरण होते क्या हैं? तो अधिकरण की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो है यहाँ से देखेंगे। अधिकरण वे निकाय हैं जो न्यायालय के, देखो अधिकरण वे निकाय हैं जो न्याय करने के लिए गठित की जाती हैं, किंतु ये न्यायालय नहीं होते हैं। अधिकरण मतलब एक वे निकाय हैं जो न्याय करने के लिए गठित की जाती हैं, किंतु ये न्यायालय नहीं होती हैं। अधिकरण वे निकाय हैं जो न्याय करने, अधिकरण वे, देखो रटना नहीं है, बस समझना है कि ऐसे निकाय जो न्याय करने के लिए तो गठित की जाती हैं लेकिन न्यायालय नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। और क्या होता है कि इसमें विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। इसमें क्या क्या नियुक्त किए जाते हैं? न्याय करने के लिए न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाते हैं, बल्कि विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। और ऐसी संस्थाओं को अर्ध न्यायिक संस्थाएं कहते हैं, और न्याय करने वाले व्यक्तियों को एडजुडिकेटर या अर्धनिर्णायक कहते हैं, अधिनिर्णायक कहते हैं। तो अधिकरण, अब देखो एक बार मैं समझा देता हूँ। अधिकरण ऐसे निकाय होते हैं जिसमें न्याय करने के लिए न्यायाधीशों की जरूरत नहीं होती है, जिसमें न्यायालय नहीं निर्णय करता है। इसमें कुछ लोगों का समूह या कुछ विशेषज्ञ जो होते हैं वो न्याय करते हैं। तो इस तरह के जो न्याय करते हैं उन्हें अर्धनिर्णायक कहते हैं, और जो ऐसी संस्थाएं होती हैं उन्हें अर्धन्यायिक संस्था कहते हैं। तो अधिकरण का गठन संसद के कानून के द्वारा किया जाता है, हमने संसद ही कानून बनाती है, और संविधान में अधिकरण के विषय में भी प्रावधान किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 323A में प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो इसमें क्या होता है कि जब सिविल सेवकों के विवादों का समाधान करना होता है, सेवा शर्तों से उत्पन्न समस्याओं का, तो इस तरह के प्रशासनिक अधिकरण की तरफ जाते हैं लोग, जो ISOS होते हैं 323A में। और इसमें प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 बनाया गया, जिसमें 2 अधिकरण हैं। एक तो कैट है, जो इसे बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बोलते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जो होता है अखिल भारतीय सेवा संघ, जैसे IAS IPS एंड केंद्रीय सेवा IRS आदि का मुकदमा CAT में जाता है। CAT माने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जाता है। और SAT जो होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, राज्य प्रशासनिक अधिकरण। तो जो राज्य सेवा संबंधी विवाद होते हैं जैसे SDM आदि का मुकदमा, तो इस SAT में जाता है। और ये सब सेवा शर्तों से उत्पन्न मुकदमा होते ही, कि जैसे पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए। और आर्टिकल 323B में है अन्य अधिकरण हैं, जैसे कर, श्रम, पर्यावरण ETC के संबंध में, मतलब अन्य के संबंध में। जैसे कि NGT होता है एग्जाम्पल में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और RCT होता है जैसे रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल, रेलवे दावा अधिकरण। तो इस तरह के अधिकरण जो होते हैं वो क्या आते हैं उसमें, इसमें आते हैं, अन्य अधिकरण में आते हैं। अधिकरण का महत्व क्या होता है? तो अधिकरण का महत्व है कि यह शीघ्र न्याय का साधन है। मतलब इसमें उच्चतम न्यायालय में या न्यायालय में नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट टू डायरेक्ट विशेषज्ञों के द्वारा न्याय मिल जाता है, और न्याय में समय की बचत भी करते हैं। दूसरा है कि न्याय के लचीले साधन है, क्योंकि ये प्रक्रिया एवं साक्ष्य के नियम से बंधे नहीं होते। ये प्रत्येक मामले में अपनी कार्रवाई स्वयं तय करते हैं। मतलब इसमें कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। अभी न्यायालय में जाओगे तो साक्ष्य मांगेंगे, साक्ष्य के बेस पे ही वो देते हैं, चाहे भले से कैदी रहे, मुजरिम रहे या ना रहे, लेकिन दे देते हैं साक्ष्य मिल गया तो। और इसमें क्या होता है, कोई साक्ष्य नहीं है, अपने कार्रवाई स्वयं करते हैं। अधिकरण जो होता है न्याय का सस्ता साधन होता है, और न्याय करने में विशेषज्ञता आती है। फिर आ गया आपका कि अधिकरण का जो महत्व हो गया कि शीघ्र न्याय के साधन, लचीले साधन, सस्ते साधन, विशेषज्ञता। अब अधिकरण में कमी देख लीजिए, तो इसकी कार्रवाई का प्रकाशन नहीं होता। जो अधिकरण है उसकी कार्रवाई का प्रकाशन नहीं होता। ये विधि के शासन के विरुद्ध है। विधि के शासन के विरुद्ध कैसे हैं कि जैसे मान लिया कि जैसे एक कैट होता है ना, कैट में ये यहाँ पे हमने देखा था कैट में जो IAS हैं, और यहाँ कैट का जो अधिकारी है ये भी एक IAS है, लेकिन ये वरिष्ठ हो गया है। तो इसका मुकदमा जब इसी में जाएगा तो क्या करेगा, ये थोड़ा सहानुभूति दिखाएगा कि नहीं इसके प्रति। तो इससे क्या होता है कि विधि का
यही कह रहा है कि विधि का जो होता है विधि के शासन के विरुद्ध है, विधि के शासन के विरुद्ध है, ये दूसरा वाला। फिर न्याय के प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, यही दोनों। और शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है अधिकरण। फिर है कि विगत वर्षों में अधिकरण ने न्याय के क्षेत्र में गतिशील बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है, इसलिए सामान्य न्यायालयों में मुकदमों की कमी हुई है। जो अधिकरण है उसने पिछले कुछ सालों में जो है एक गतिशील भूमिका निभाई है, जिससे क्या हुआ कि सामान्य न्यायालय जो है उनमें मुकदमों में कमी हुई है, क्योंकि मुकदमा ये लोग क्या करते किए हैं, पूरा ख़त्म कर दिए हैं आदत सुन सुन के। तो अब देखो विधिक एक है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1985, जो है 1995 में लागू हुआ था, लेकिन है कब का, 1985 का विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1985, जो कि लागू हुआ था 1995 में। इसमें दो व्यवस्थाएं हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में दो व्यवस्थाएं हैं। एक तो है लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने वाला, और एक है मुकदमों के भार में कमी करना। तो दो चीज़ें बनाई गई, एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में दो चीज़ें बनाई गई, एक लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता करना और एक मुकदमों के भार में कमी करना। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि लोगों को निःशुल्क सहायता जो है वो जो संस्था है वो क्या क्या है। तो इसमें कानूनी सहायता के लिए, किसी भी लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए केंद्र में नालसा बनाया गया है। नालसा माने हो गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी माने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसमें रणनीति नीति का मार्गदर्शन निर्णय निगरानी करता है। SLSA क्या करता है, यह नालसा के निर्णय को लागू करता है, मतलब जो इसका निर्णय होगा ये इसी को लागू करेगा। और ये निःशुल्क कानूनी सहायता देता है DLSA, मतलब जिला वाला, बस नाम चेंज करना है। जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है तो यहाँ SLSA, स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ तहसील लेवल सर्विस अथॉरिटी, और तीनों के काम अलग अलग हैं। इसका काम है नालसा का केंद्र नीति बनाना, और एक काम है कि निर्णय को लागू करता है, और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करता है जिला और तहसील वाला तालुका का संबंधित काम करता है। अब देखो मुकदमों की भार में कमी कैसे होगी। तो मुकदमों की भार में कमी करने के लिए लोक अदालत का गठन किया गया। लोक अदालत क्या होते हैं, ये मेंस में पूछता है कि व्हाट इज लोक अदालत, लोक अदालत क्या है। तो यह न्याय करने की वैकल्पिक व्यवस्था है। लोक अदालत माने कि लोक माने लोगों की, लोक अदालत न्याय करने की वैकल्पिक व्यवस्था है। यहाँ शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जाता है, समझौते के आधार पर न्याय दिया जाता है, इसलिए एडवोकेट के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल है। ये वाला फिल्म्स में भी आता है कि क्या लोक अदालत में एडवोकेट के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। यस, क्योंकि लोक अदालत माने लोगों का अदालत होता है, लोगों के आधार के समझौते के आधार पर जांच किया जाता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता को भी शामिल किया जाता है। कोई मामला पक्षकार की सहमति से एवं न्यायालय की अनुमति से लोक अदालत में भेजा जा सकता है। दोनों पक्षकारों की सहमत होगी और न्यायालय का भी अनुमत होगा तो लोक अदालत में कोई भी मामला चला जाएगा। अनेक छोटे मामले जो पिटी केसेस होते हैं छोटे छोटे, वो इसी में निपटाए जाते हैं, जैसे बैंकिंग अधिनियम, बीमा अधिनियम और मोटर वाहन ETC। जैसे मोटर का मुकदमा है, चालान कट गया, 5,000 का चालान कट गया मुकदमा लोक अदालत में, तो कहा चलो ठीक है कितना देना चाहते हो, तो कह दिया 1,000 देना चाहते हैं, 1,000 दे के काम टाम दफा कर दिया, वहीं ख़त्म कर दिया, तो ये मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। यही है लोक अदालत का काम। अब देखो ये हो गया लोक अदालत। अब यहाँ पे हम लोक अदालत के बारे में थोड़ा और आगे इसी में चर्चा करेंगे, क्योंकि जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिया कि 2002 में कानून में संशोधन करके अस्थायी लोक अदालत का प्रबंधन किया गया। कब? 2002 में अस्थायी लोक, ये अदालतें अधिकतम 10 लाख तक के मुकदमे को सुनवाई करती हैं, और लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। जो लोक अदालत का निर्णय होता है अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, इसका कहीं पे भी आप जो है नहीं जा सकते हैं लेकर के, फिर जो सुना दिया वही सुना दिया। फिर है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय क्या होते हैं? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत इसका गठन हुआ। अब राज्य सरकार द्वारा गठन उच्च न्यायालय के परामर्श पर, जो परिवार न्यायालय का गठन होता है राज्य सरकार के द्वारा होता है और उच्च न्यायालय के परामर्श पर होता है। जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वहाँ परिवार न्यायालय का गठन होता है उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्य सरकार के द्वारा। विवाह, तलाक, भरण पोषण एवं ETC सभी मुकदमे जो हैं परिवार न्यायालय में आते हैं। ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय क्या होता है? ग्राम न्यायालय को 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से पारित किया गया। इसके तहत पंचायत स्तर
मतलब कि गाँव के समूह पर ग्राम न्यायालय का गठन किया गया। इसके तहत क्या किया गया, पंचायत मध्य स्तर गाँव के समूह पर ग्राम न्यायालय का गठन किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया और इसके तहत पंचायत या मध्य स्तर गाँव के समूह पर ग्राम न्यायालय का गठन किया गया। दूसरा है, ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। फिर है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। फिर है, ग्राम न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है कि प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा। मतलब जो ग्राम न्यायालय होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा, अगर उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं बनाया गया है तो। चौथा है, ग्राम न्यायालय एक चलित न्यायालय होगा, मतलब मोबाइल कोर्ट जिसे बोलते हैं, और यह फौजदारी एवं दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्ति का उपयोग करेगा। पांचवा है, ग्राम न्यायालय में आपराधिक मामले, दीवानी मुकदमे, दावों और वादों पर अदालती कार्रवाई चलेगी, जैसा कि अधिनियम की 1 व 2 अनुसूची में है। छठा है, इस न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आदि को शामिल कर ग्रामीण स्तर पर न्याय करता है। फिर है, ऐसे दंडिक मामले जिनमें 2 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है, ऐसे निर्णय के विरुद्ध 6 माह के भीतर जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये हो गया ग्राम न्यायालय के बारे में। फिर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, मतलब तेजी से चलने वाला न्यायालय। फास्ट ट्रैक कोर्ट अपराधी या क्रिमिनल मामले में तीव्र गति से कार्य करने वाला न्यायालय होता है। ग्रामीण वित्त आयोग की सिफारिश पर यह न्यायालय अस्तित्व में आया। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो तेजी से चलने वाला न्यायालय है, और अपराधी या क्रिमिनल मामले में तीव्र गति से कार्य करने वाला उच्चतम न्यायालय है, और यह ग्रामीण वित्त आयोग की सिफारिश पर न्यायालय के अस्तित्व में आया। फिर है, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996। इसके भी कुछ पॉइंट हैं जो पढ़ लेते हैं। ये सब न्यायालय है नहीं, बस इसमें लिखे गए हैं, बट रियल लाइफ में उतना बने नहीं हैं। तो मध्यस्थ एवं सुलह न्यायालय कौन कौन से हैं 1995 में, देखिए। इसके अंतर्गत मध्यस्थ एवं सुलह केंद्र की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र की स्थापना की जाती है। इस मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र की स्थापना सरकार जिला एवं उच्च न्यायालय के स्तर पर कर सकती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर सिविल मामलों में किया जाता है, और यह न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्य के नियमों से बंधे नहीं होने के कारण न्याय के लचीले साधन माने जाते हैं। इसमें शीघ्र न्याय की व्यवस्था होती है और 1 वर्ष या 12 माह के भीतर अंदर परिणाम आ जाता है मध्यस्थ एवं सुलह न्यायालय में, और बेहद लचीली न्याय प्रणाली होती है। इसके द्वारा निर्णय अंतिम होता है। फिर है, भारतीय मध्यस्थ परिषद। संसद ने 2019 में संशोधन करके भारतीय मध्यस्थ परिषद की स्थापना की। इसका उद्देश्य मध्यस्थता की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना है। जो भी निर्णय अच्छा होगा उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। मध्यस्थता माने होता है कि कोई बीच वाला आकर के समझौते के माध्यम से कर दे निर्णय, तो ऐसे। फिर है, प्ली बार्गेनिंग माने होता है कि यदि कोई आपराधिक मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता हो जाए, जैसे कि मान लिया कोई ट्रैक्टर से मर गई, तो अब जब मर गई तो उसको क्या करते हैं कि चलो ठीक है मर गई तो अब तो आएगी नहीं, तो चलो कुछ पैसा दे देता है और इसका सज़ा कम हो जाता है। 10 साल का सज़ा मिला है तो 5 ही साल का मिल जाएगा और कुछ रुपए दे देगा, ऐसे करके अपराधी। तो इसे 2005 में दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया। और अपवाद हैं, प्ली बार्गेनिंग के अपवाद हैं कि मात्र 7 साल तक की सज़ा के अपराध में ही ये मतलब लागू हो सकती है, और जब देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है तो प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होती। और महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर प्ली बार्गेनिंग नहीं लागू होती है, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पर भी जो है प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होती है। फिर है, न्यायिक सुधार क्या है, चुनौतियाँ। न्यायिक सुधार क्या होता है, तो न्यायिक सुधार करने देखो पहले तो न्यायिक चुनौतियाँ क्या हैं, न्याय में चुनौतियाँ क्या हैं। पहले तो है, भारत में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की कम संख्या है। जो जितनी जनसंख्या है उतनी तो न्यायाधीशों की संख्या नहीं है, तो इससे क्या होता है, न्याय जल्दी नहीं हो पाते हैं, तो एक चीज़ गड़बड़ी हुई। दूसरा नंबर है, न्यायालय में संरचनात्मक कमजोरी है, माने 62% न्यायालय में रिकॉर्ड रूम नहीं है। मतलब रिकॉर्ड रूम नहीं रहेगा तो कहीं भी इधर उधर बिखरे रहेंगे मुकदमे।
मामले। और तीसरा है महिला न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट में महिला जो है 4.2% है और हाई कोर्ट में महिला 11.2% है। तो इस प्रकार लिंग आधारित न्याय एवं लिंग आधारित समता का अभाव है। चौथा है न्यायालय में लंबित वादों की संख्या में वृद्धि, मतलब लगभग 5 करोड़ जो है लंबित वादे हैं। पांचवा है हमारी वर्तमान कानून प्रणाली ब्रिटिश कालीन कानून पर आधारित है। न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा है कि सभी ब्रिटिश कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए। फिर इसके बाद छठवां है हमारी न्याय व्यवस्था 3 स्तंभ पर टिकी हुई है, न्यायालय, पुलिस, अधिवक्ता, और इन तीनों में सुधार होना चाहिए। तो उपाय क्या है? अब इसके जो चुनौतियां हैं यही इसके उपाय हैं। जैसे कि मान लिया इसमें चुनौती था कि न्यायाधीशों की संख्या में कमी है, तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दीजिए। फिर है न्यायालयों की संख्या में वृद्धि कर दीजिए। फिर वहाँ पे 52% न्यायालय में रिकॉर्ड रूम नहीं है संरचनात्मक, तो संरचनात्मक रूप से ढंग से उसको संरचना विकसित कीजिए। वहाँ पे है महिला न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है, तो यहाँ महिला न्यायाधीशों को मुक्त करिए। यहाँ पे है न्यायालय में लंबित वादों की संख्या में वृद्धि है, तो यहाँ पे न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या में कमी करने के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करिए। हमारी वर्तमान कानूनी प्रणाली ब्रिटिश कानून पर आधारित है, तो उसको ख़त्म कर दीजिए। हमारी न्याय व्यवस्था 3 पर है, तो उसमें सुधार लाइए। लेकिन ये तो हम इसके बेस पे बता दिए, आप इसको देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है, इसको देख लेंगे हम लोग। 4 लगा दूँ मोबाइल तो अभी ऊपर आएगा। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, वही कुछ बातें सेम है, कुछ बातें जो हैं डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट वाले पढ़ लेंगे, सेम वाले भी पढ़ लेंगे। पहला है न्यायाधीशों एवं न्यायालय की संख्या में वृद्धि। दूसरा है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर बल। तीसरा है महिला न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि। चौथा है रिकॉर्ड रूम बनाना, लोक अदालत, मध्यस्थ, ग्राम न्यायालय में वृद्धि करना, ब्रिटिश कानून को समाप्त करना, न्याय कानून को और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये सब हो गए न्यायिक सुधार। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे है? शक्ति पृथक्करण के रूप में, मतलब अपना न्यायिक स्वतंत्रता है, शक्ति पृथक्करण के रूप में अपना न्याय केवल सुनाती है। कोलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जटिल है, तो न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया जटिल है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो वेतन भत्ते हैं राज्य के संचित निधि पर और तथा पेंशन भारत के संचित निधि पर आरोपित है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन सब भारत के संचित निधि पर आरोपित है। एक क्वेश्चन आता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो कहीं वकालत नहीं कर सकते हैं, कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। ये भी पीटी में आता है, यहाँ पीटी लिखा है, मैंने प्रीलिम्स में आएगा। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिस न्यायालय में न्यायाधीश हैं वहाँ वकालत नहीं कर सकते, तो बाकी सब जगह कर सकते हैं। फिर है ये वाला पाँचवा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद और विधानमंडल में चर्चा नहीं हो सकती है। और न्यायालय की अवमानना के लिए दंड भी है, तो इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र है। लोक सेवा में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो ये सारे हो गए न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे संघीय प्रणाली के बारे में, जिसमें एकात्मक प्रणाली और संघीय प्रणाली के लक्षण, और इधर हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।